जामुन चोर चुड़ैल। लगता है गांव के सभी लोग सो गए हैं। यही सही वक्त है गांव में जाकर अपना आतंक मचाने का। चुड़ैल अपनी जादुई झाड़ू के ऊपर बैठ जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उसके ऊपर उड़ते हुए गांव में पहुंच जाती है। गांव में पहुंचने के बाद चुड़ैल सबसे पहले अपनी जादुई झाड़ू के ऊपर बैठकर यहाँ से वहाँ जामुन का बगीचा ढूंढने लगती है। क्या बात है, इस गांव में तो बहुत सारे जामुन के बगीचे लगे हुए हैं। आज तो इन सभी जामुनों को चोरी करके मैं फरार हो जाऊंगी, फरार। ऐसा कहकर चुड़ैल जामुन के बगीचों में उतरती है और धीरे धीरे करके रंजना के बगीचों के जामुनों को चोरी करने लगती है। जिसके बाद वो सारे जामुनों को टोकरी में भरकर अपने साथ जंगल की एक गुफा में ले जाकर उन जामुनों को मजे में खाने लगती है। अरे सब बात ठीक है, ये जो जामुन होते हैं इनका स्वाद तो सबसे गजब और अलग होता है। मन तो ऐसा करता है कि बस जामुन खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। चुड़ैल अपनी गुफा में बैठकर पूरी रात जामुन खाती रहती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोग उठकर अपने अपने जामुन के बगीचों में जाते हैं और जामुनों को तोड़ने लगते हैं। तभी एक रंजना नाम की औरत अपने जामुन के बगीचे को देखते ही अचंभित रह जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। अरे हमारी मैया, ये कहाँ हुई गवा? अरे मेरे बगीचे से सारे के सारे जामुन किसने चोरी कर लिए? अरे कौन है इस गांव के अंदर इतना बड़ा चोर जिसने सारे के सारे जामुन चोरी कर डाले रे मोरी मैया? तभी वहाँ गांव के कुछ लोग पहुँच जाते हैं और रंजना से पूछने लगते हैं। अरे बहन रंजना, क्या हुआ? सुबह सुबह काहे चिचिया रही हो? काहे इतना परेशान हो रही हो? अब क्या बताएं बहन, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। अब हम क्या करेंगे? मेरे बगीचे के सारे जामुन चोरी हो गए। ऐसा कह के रंजना जोरों से रोने लगती है। जिसके बाद मदन कहता है, अरे बहन, ई कैसन हो सकत है? तोहार बगीचे के अंदर तो कोई घुस भी नहीं सकत। चारों तरफ नुकीले तार जो है, चोरी की बात करती हो? हाँ, ये कोई तोहार नया ड्रामा तो नहीं है कहीं कि हम सबके जामुनों के ऊपर नजर तो ना है तुम्हारी? अरे भाई साहब, ये कैसी बात कर रहे हो आप? भला मैं आप लोगों के जामुनों के ऊपर नजर क्यों डालूंगी? जरा देखो मेरे बगीचे को, एक भी जामुन नहीं है मेरे बगीचे के अंदर। गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर रंजना के बगीचे में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बगीचे में एक भी जामुन नहीं होता। जिसे देखकर गांव के सभी लोग हैरान तो रहते हैं, लेकिन उसके बाद सभी अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। वहीं रंजना अपने घर में बैठकर बहुत ही बुरी तरह रो रही होती है। ऊपर वाले, ये मेरे साथ क्या हो गया? अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? भला उस चोर ने मेरे ही बगीचे के जामुन क्यों चुराए? मेरी तो सारी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। धीरे धीरे रात होने लगती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग अपने काम काज निपटाने के बाद अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। रात होते ही चुड़ैल फिर से अपनी जादुई झाड़ू के ऊपर बैठकर उड़ती हुई गांव में पहुंच जाती है। जामुन जामुन जामुन, कहीं तुम्हें नजर आ रहे हैं जामुन? अरे मेरी प्यारी जादुई झाड़ू, रुको तो सही। देखो, मुझे जामुन का बगीचा दिखाई दिया है। चलो जल्दी से जाकर जामुनों को चोरी करते हैं। चुड़ैल के कहने पर उसकी जादुई झाड़ू उसे जामुन के बगीचे में पहुंचा देती है। जिसके बाद चुड़ैल बगीचों से जामुन चोरी करने लगती है। चोरी करके जामुन खाने का तो मजा ही अलग है। सारे मजे एक तरफ और जामुन खाने का मजा एक तरफ। वो पल भी कितने मस्त थे जब मैं जामुन चोरी करके खाया करती थी और मेरे पिताजी मेरे लिए जामुन लाया करते थे। चुड़ैल बगीचे से जामुन चोरी कर रही होती है। उसकी हलचल की आवाज सुनते ही रामलाल बगीचे के पास के कुछ कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगते हैं। कुत्तों के भौंकने की आवाज से रामलाल अपनी नींद से जाग जाता है और बगीचे का चक्कर लगाने के लिए अपने जामुन के बगीचे में पहुंच जाता है। लगता है कोई हमारे बगीचे में घुसपैठिया घुस आया है। आज तो मैं इस घुसपैठिए को नहीं छोड़ूंगा, लाठी मार कर इसका भुर्ता बना दूंगा। जैसे ही रामलाल अपने बगीचे में जाकर अपने सामने एक भयानक चुड़ैल को देखता है, उसके तोते उड़ जाते हैं और वो जोर जोर से चीखने लगता है।
अरे बचाओ कोई चुड़ैल मुझे, अरे मुझे बचाओ, मेरे जामुन के बगीचे में कोई चुड़ैल आ गई है। अरे गांव वालों जल्दी से यहाँ आओ। अरे भूतनी के इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? अपना गला क्यों फाड़ रहा है? चुप हो जा चुप, नहीं तो तुझे यहीं के यहीं गाड़ दूंगी। नहीं तो क्या कहा तू? मुझे मेरे जामुन के बगीचे में गाड़ेगी? अरे रुक जा चुड़ैल, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। एक लाठी मारूंगा ना तो यहाँ से उड़ती उड़ती जाएगी। अच्छा ये बात है, रुक जा, आज तो मैं तुझे हवा की सैर करवा कर ही रहूंगी। चुड़ैल कुछ करती इसके पहले रामलाल की आवाज सुनते ही गांव के सभी लोग उसके बगीचे में आकर इकट्ठे हो जाते हैं और उसे इतना डरा हुआ देखकर उससे कहते हैं, अरे भाई साहब चिंता मत करो, हमने चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लिया है। अरे बाप रे बाप, इतनी भयानक चुड़ैल तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये चुड़ैल आई कहाँ से? क्यों बहन, अब तुझे मेरी बातों का विश्वास हुआ ना? देखो ये चुड़ैल ही है जो हमारे गांव के लोगों के बगीचों से जामुन चोरी कर रही है। चुड़ैल कौन है तू और इस गांव में क्या कर रही है? आखिर तू इस गांव के लोगों के बगीचों से जामुन क्यों चुरा रही है? चुराऊंगी? मैं यहाँ के सारे जामुनों को चुरा लूंगी और उन्हें खा जाऊंगी। जामुन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, इसी वजह से मेरी मृत्यु भी हुई थी। अब कोई नहीं रोक सकता मुझे जामुन खाने से। क्या कहा? तेरी मृत्यु जामुन खाने की वजह से हुई थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? किसी की जामुन खाने से मृत्यु कैसे हो सकती है? क्या तुम हमें अपनी पूरी बात बताना चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं, वो दिन मैं आज तक नहीं भूल सकती। मैं जब छोटी थी तो मेरे पिताजी मेरे लिए जामुन लाया करते थे और मैं जामुन बहुत ही शौक से खाया करती थी। लेकिन एक दिन मैं अपने पिताजी का इंतजार कर रही थी, तभी गांव के कुछ लोग मेरी माँ के पास आए और उन्होंने मेरे पिता के बारे में ये बताया। बहन जी, कंपनी में काम करते करते आपके पति की मृत्यु हो गई है। आप एक बार कंपनी के मालिक से जाकर मिल लीजिएगा, वो आपकी कुछ मदद करना चाहते हैं। उन अंकल की बात सुनकर मेरी माँ बहुत बुरी तरह रोने लगी, लेकिन उस वक्त तक मुझे पिताजी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं हर रोज मेरे पिताजी के आने का इंतजार करती और अपनी माँ से कहती, माँ पिताजी कब आएंगे और मेरे लिए जामुन कब लाएंगे? आएंगे ना? रोज आप कहते हो कि पिताजी आज आ जाएंगे, लेकिन मेरे रोज इंतजार करने के बाद भी पिताजी नहीं आते हैं। आप मुझे रोज झूठ क्यों बोलती हो? मेरी माँ मेरी बात सुनने के बाद रोने लगी और मुझे चुप कराकर खाना खिलाने लगी। मैं गुस्से से बाहर घर चली गई थी, जिसके बाद मुझे जामुन का बगीचा मिला। वो बगीचा गांव के मुखिया का था, जिसके अंदर से मैं जामुन चुराकर खाने लगी। ऐसे ही कई दिनों तक मैं उस बगीचे से जामुन चुराकर खाने लगी। एक दिन मैं झाड़ियों के पीछे छुपकर जामुन खा रही थी, तभी मुखिया ने मुझे अपनी बंदूक से वार किया और वहीं मार दिया। तब से मेरी आत्मा इस तरह जामुन खाने के लिए भटक रही है और मैं इस गांव के सारे जामुन खाना चाहती हूँ। अरे चुड़ैल, तो ये सब क्यों कर रही है? तेरी मृत्यु तो एक दुर्घटना के दौरान हुई थी। इसमें किसी का क्या कसूर जो तू हम बेकसूर लोगों को सजा दे रही है? अगर तूने जामुन खाना ही है तो हम सभी रोज तुझे एक टोकरी जामुन दे देंगे, लेकिन इस तरह हमारे जामुनों को चोरी करके हमारा नुकसान ना कर। देखो चुड़ैल, जो हुआ उसे भूल जाओ। आज से तुम हमारे गांव की चोरनी नहीं रक्षक बन जाओ, जिसके बदले हम गांव वाले तुम्हें हर बगीचे से एक टोकरी जामुन दे देंगे। गांव वालों की बात सुनकर चुड़ैल उनकी बात पर सहमत हो जाती है और उस दिन के बाद से वो गांव के हर एक आदमी के जामुन के बगीचे की रक्षक बन जाती है, जिसके बाद गांव वाले बदले में हर रोज उसे एक टोकरी जामुन की देने लगे। मौलवी चुड़ैल और भूतिया कुत्ता। रात के समय गुफा में एक मौलवी एक बोतल में चुड़ैल को कैद करते हुए बोलता है, आज मैं तुझे और तेरे इस भूतिया कुत्ते को कैद करके ही रहूंगा। तुम लोगों ने इस दुनिया पर बहुत ही आतंक मचा रखा है, इसलिए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मौलवी मुझे छोड़ दे, तुझे मेरी कहानी नहीं पता। जिस दिन तुझे मेरी कहानी पता चलेगी उस दिन तू भी रो देगा। तुम चुड़ैलों की कोई कहानी नहीं होती, अगर होती तो तुम मुझे पहले ही बता देती। हम तुझे अपनी कहानी बता देंगे, लेकिन तू मुझसे वादा कर कि हमारी कहानी सुनने के बाद तू हमें हमारे कातिलों को ढूंढ ढूंढ कर हमारे पास लाएगा। जिस दिन हम अपने कातिलों को मार देंगे उस दिन हम लोग यहाँ से अपनी दुनिया में चले जाएंगे, और हम दोनों का तुझसे ये वादा है। ठीक है, मैं तुझसे एक वादा करता हूँ, अगर तेरी कहानी में दर्द हुआ या तेरी कहानी में तेरे साथ नाइंसाफी हुई होगी तो मैं तुझे इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा।
लेकिन अगर तेरे साथ कहीं भी कुछ गलत नहीं हुआ या मुझे कहीं भी तू गलत दिखाई दी तो खुदा कसम मैं तुम दोनों को इस बोतल के अंदर कैद कर दूंगा। बोलो, क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? हाँ, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। तो अब सुनो, आज से कुछ साल पहले की बात है। मैं रूहानी एक रिच लेडी थी। मैं इतनी अमीर थी कि मेरे पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। मैं कहीं भी आती जाती तो हमेशा अपने कुत्ते के साथ ही आया जाया करती थी। ऐसे ही एक बार की बात है, मैं अपने ऑफिस से घर की तरफ आ रही थी कि तभी एक रोहित नाम का लड़का मेरी कार के आगे अपनी बाइक खड़ी कर देता है। अचानक मैं अपनी कार का ब्रेक लगाती हूँ और उसके पास जाकर बोलती हूँ, एक्सक्यूज मी, आप कौन हो और इस तरह मेरी कार के आगे अपनी बाइक को क्यों रोकती है? अगर मेरी कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता तो? हो जाता मैम साहब। हम तो आपके आशिक दीवाने हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे इस प्यार को कबूल कर लीजिए। What the hell is this? और तुम हो कौन? मैं तुम्हारे प्यार को क्यों कबूल करूं? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। तुम मेरे प्यार को नहीं ठुकरा सकती रूहानी। इतना कहकर रोहित उसके पास जाता है। जैसे ही रोहित उसके पास जाता है वैसे ही रूहानी उसको एक जोरदार थप्पड़ जड़ती है और अपनी कार में बैठकर आगे की तरफ निकल जाती है। रोहित अपनी बाइक के पास खड़े होकर उसकी कार को देखता रहता है कि तभी रोहित के कुछ दोस्त पीछे से आते हैं और उसका मजाक बनाते हुए बोलते हैं, क्या हुआ? तेरी कहानी ने तेरा शादी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया? बेचारा रोहित। क्या यार, तू भी ना कैसी बात कर रहा है? अरे हमारे दोस्त रोहित का दिल टूटा है, इसके दिल को जोड़ने का कोई इंतजाम तो बता। अरे भाई, 5 रुपए की हेल्प ही आती है, इससे भाई का दिल जोड़ दे। एनफ इज एनफ, बहुत हो गया। मुझे अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना है। दोस्त, अगर तुझे अपना बदला लेना है तो सुन, ये हर रात 8 बजे इसी सड़क से जाती है। क्यों ना अगली रात इसकी गाड़ी को रोक लिया जाए। रोहित अपने बदले की आड़ में इतना अंधा हो गया था कि उसको सही और गलत का कुछ पता ही नहीं चला। इस तरह रोहित अपने दोस्तों की बात से सहमत हो जाता है और अगली रात वो रूहानी का इंतजार करने लगता है। जैसे ही रूहानी की कार उस रोड पर आती है वैसे ही एक बार फिर रोहित रूहानी की कार के आगे आ जाता है और उसकी कार को रोककर उससे बोलता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रूहानी अपने कुत्ते को अपनी गोद में लिए अपनी कार से गुस्से में निकलती है, जिसके बाद वो चिल्लाते हुए रोहित को बोलती है, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन लगाती हूँ। रूहानी इतना बोल ही रही थी कि तभी पीछे से रोहित के कुछ दोस्त आते हैं और उसको धक्का दे देते हैं। इस तरह रूहानी मुंह के बल गिर जाती है और उसका कुत्ता भी उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। उसका कुत्ता रोहित के दोस्तों को काटने लगता है कि तभी रोहित का एक दोस्त जिसका नाम सोहन था आता है और कुत्ते को गोली मार देता है। गोली लगते ही कुत्ता मर जाता है। ये देख रूहानी को अब दुख होता है और जैसे ही वो कुत्ते के पास जाने की कोशिश करती है वैसे ही रोहित उसका हाथ पकड़कर उसकी कार में ले जाता है। उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसको उस कार में जिंदा जला देता है। इस तरह मेरी और मेरे कुत्ते की मौत हो गई। अब तू बता मौलवी, मैं और मेरे कुत्ते की कहाँ गलती थी? मौलवी नजर झुकाए हुए उसे बोलता है, मैं अपने वादे के अनुसार तुम लोगों की मदद अवश्य करूंगा, लेकिन तुम लोगों ने भी एक वादा किया है कि जैसे ही तुम अपने कातिलों को मार दोगी वैसे ही तुम इस दुनिया को छोड़कर अपनी दुनिया में चली जाओगी। बस तुम अपने वादे पर कायम रहना। चुड़ैल उसकी बातों का सर हिला के हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद मौलवी उस गुफा से बाहर आ जाता है और उसके कातिलों को ढूंढने लगता है कि तभी उन्हें 2 लड़के आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। अरे यार, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, मुझे उससे शादी करनी है। ये कैसी बेहुदा बात कर रहे हो? तुम्हें याद है ना रोहित को उस लड़की ने कैसे थप्पड़ मारा था? प्यार व्यार के चक्कर में मत फंसो। उन दोनों को बात करता हुआ देख मौलवी अब समझ जाता है कि रूहानी की मौत के पीछे ये दोनों भी हैं। मौलवी उन दोनों के पास जाता है और उनसे बोलता है, बेटा, मुझे तुम दोनों की जरूरत है, क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा सकते हो? हाँ मौलवी जी, बताइए आपका घर कहाँ है? मौलवी सोहन और रेहान को जंगल के रास्ते लेकर जाने लगता है और धीरे धीरे वो जंगल में आगे की तरफ बढ़ता जाता है और कुछ समय बाद मौलवी उन दोनों को एक गुफा में ले जाता है, जहाँ उन दोनों को एक भयानक चुड़ैल और उस चुड़ैल के साथ एक भूतिया कुत्ता भी दिखाई देता है। उस भूतिया कुत्ते और चुड़ैल को देखकर वो दोनों डर जाते हैं और डर कर भागने की कोशिश करते हैं कि तभी उसके सामने मौलवी आ जाता है और वो मौलवी चुड़ैल से बोलता है, देख ले चुड़ैल, मैं अपने वादे पर कायम रहा। मैं तेरे दोनों कातिलों को तेरे सामने लेकर आ गया। अब सिर्फ रोहित बच रहा है।
मैं उसे भी जल्द ही ले आऊंगा। मौलवी साहब, ये तो हमारे साथ धोखा किया है तुमने। और ये कौन है? तुम लोग मुझे कैसे भूल सकते हो? आखिर तुम लोगों ने ही तो मुझे मारा था। मेरी मौत के पीछे का हाथ तुम लोगों का ही तो है। रूहानी, रूहानी, ये तुम हो? तू तो हमें बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए पहले अब तू ही मरेगा। इतना कहकर चुड़ैल और भूतिया कुत्ता दोनों ही अपनी आंखों से जादू करते हैं और उस जादू से रेहान और सोहन को एक भयानक मौत दे देते हैं। उनके खून को चुड़ैल अपने माथे पर लगाती है और जोर जोर से हंसने लगती है, और वही भूतिया कुत्ता रेहान और सोहन की लाश को अब नोच नोच कर खाने लगता है। ये देखकर मौलवी की आंखों में आंसू आ गए और वो वहाँ से चुपचाप रोहित की तलाश में निकल गया। कुछ समय बाद उसको रोहित दिख जाता है और मौलवी रोहित को भी बहला फुसलाकर उस गुफा में ले जाता है, जहाँ रोहित भी उस चुड़ैल को देखता है और देखकर वो डर के मारे भागने की कोशिश करता है कि तभी चुड़ैल अपने लंबे हाथ करती है और उसकी गर्दन पकड़ के उसको हवा में उड़ा देती है। ये सब देख रोहित बोलता है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है रूहानी, लेकिन तुमने मेरे प्यार का मजाक बना दिया था, इसलिए मुझे न चाहते हुए भी तुम्हें मारना पड़ा। मैं भी तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रही थी। मैं भी तुम लोगों को मुझे छोड़ देने के लिए बोल रही थी, लेकिन तुम लोगों ने नहीं छोड़ा। तेरे 2 दोस्त मर चुके हैं, अब तू बचा है, तू भी अब जाएगा। रोहित अपनी जिंदगी की भीख मांग कर रहता है, लेकिन चुड़ैल उस पर तरस नहीं दिखाती, जिसके बाद चुड़ैल रोहित को भी एक भयानक मौत दे देती है। और इस तरह चुड़ैल और भूतिया कुत्ता मौलवी से बोलते हैं, तुम अपने वादे पर कायम रहे और अब हम भी अपने वादे अनुसार इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। इस तरह चुड़ैल और भूतिया कुत्ता पृथ्वी लोक छोड़कर चले जाते हैं और अब मौलवी भी खुशी से अपने परिवार के पास चले जाता है। बरसात में चुड़ैल के चाय पकौड़े। हाय हाय हाय, कितनी गर्मी लग रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि आत्मा जलने वाली हो। ये जमीन के नीचे तो बिल्कुल आग बढ़ रही है, आग। शमशान घाट की जमीन के नीचे एक भूतिया गांव बसा होता है, जहां जो भी मर जाता है वो वहां पहुंच जाता है। उसी गांव में एक मोहिनी नाम की चुड़ैल गर्मी से बौखला रही होती है। हाय हाय ओम फो, ये गर्मी तो पूरे दुर्राटे काट रही है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो यहाँ से बाहर जा रही हूँ। इतना कहते ही चुड़ैल शमशान घाट की जमीन के ऊपर से इंसानों की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां बहुत जोर से बारिश हो रही होती है, जिसमें चुड़ैल धीरे धीरे भीगने लगती है। अरे वाह, कितनी मस्त मस्त बारिश हो रही है। बारिश में भीगते ही पूरा शरीर ठंडा ठंडा हो गया है, भेजा भी कूल कूल हो गया है। चुड़ैल शमशान घाट से निकलकर बारिश के मजे लेती हुए चलती रहती है। देखते ही देखते वो एक चाय पकौड़े के ढाबे के पास पहुंच जाती है। ओए होए, ये क्या चीज है? यहाँ तो लोगों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन इतनी बारिश में लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं? मुझे इस बात का पता लगाना होगा, लेकिन मैं इंसानों के बीच में इस तरह जाऊंगी तो ये लोग मुझसे डर के भाग जाएंगे। पहले मुझे अपना भेष बदलना होगा। इतना कहते ही चुड़ैल एक औरत के रूप में आ जाती है, जिसके बाद वो चाय पकौड़े के ढाबे के अंदर चली जाती है। लोगों को चाय और पकौड़ा खाते हुए देखती है। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो लोग इसके पीछे पागल हो रहे हैं? तभी चुड़ैल वेटर से कहती है, अरे ओ भाई साहब, जो ये लोग खा रहे हैं मेरे लिए भी लेकर आओ। थोड़ी देर में वेटर चुड़ैल के लिए चाय पकौड़े लेकर आ जाता है, जिसके बाद चुड़ैल चाय पकौड़े खाने लगती है। ओहो, क्या बात है, क्या स्वाद है, लेकिन इसे कहते क्या है? तभी चुड़ैल एक टेबल पर एक आदमी और एक औरत को बात करते हुए सुनती है। जानू, कितना मजा आ रहा है इस ठंडी ठंडी बारिश में चाय पकौड़े खाकर। हाँ डार्लिंग, आखिर ये फेमस चाय पकौड़े की दुकान जो है, इसके चाय पकौड़े तो इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। तभी चुड़ैल खुद से कहती है, अच्छा अच्छा, तो इसका नाम चाय पकौड़े हैं। ये तो बहुत ही प्यारे और स्वादिष्ट है। चुड़ैल पेट भर के चाय और पकौड़े खा लेती है, जिसके बाद चुड़ैल बारिश के मजे लेने के लिए बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बारिश में बाहर आकर भीगने लगती है, उसे बहुत कूल कूल लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर चाय पकौड़े के ढाबे के बाहर खड़े कुछ गरीब लोगों के ऊपर पड़ती है। अरे ये क्या, ये लोग अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं, बाहर क्यों खड़े हैं? तभी चुड़ैल उनके मन को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस चाय पकौड़े के ढाबे का मालिक बाहर निकल कर आता है और उन्हें भगाने लगता है। अरे तुम लोग फिर से आ गए, कितनी बार कहा है मेरे ढाबे के सामने मत खड़े हो या करो। तुम जैसे गरीब लोगों को एक बात समझ नहीं आती।
अभी के अभी मेरे ढाबे के सामने से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मालिक, मालिक हम पर रहम कीजिए, देखिए कितनी जोर से बारिश हो रही है। अबे बुड्ढे, तुझे एक बात समझ नहीं आती ना? रुक, तुझे मैं अभी बताता हूँ। दुष्यंत उस बूढ़े आदमी के ऊपर हाथ छोड़ देता है और उसे मारने लगता है। ये सब चुड़ैल से देखा नहीं जाता, जिसके बाद चुड़ैल दुष्यंत के पास जाती है और उससे कहती है, अरे तुम इन गरीब लोगों को क्यों मार रहे हो? आखिर इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतना बड़ा चाय पकौड़े का ढाबा खोला है, क्या तुम इन गरीब लोगों को चाय पकौड़े नहीं खिला सकते? इतने अमीर होने के बाद इतना छोटा सा दिल है तुम्हारा। देखिए आप इसके बीच में मत पड़िए, हम खुद ही इन्हें देख लेंगे। तभी दुष्यंत अपने कुछ वेटर्स को बुलाता है और अपने ढाबे के सामने से उन सभी गरीब लोगों को हटवा देता है, जिसके बाद वो अंदर चला जाता है। लेकिन चुड़ैल को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो अपने मन ही मन सोचती है, ये आदमी तो बहुत निर्दयी है, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं, मैं इसे मार दूंगी। ये सोचकर चुड़ैल बारिश में भीगते हुए रात का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है, वो मौका देखते ही दुष्यंत के घर में घुसकर उसका गला घोंटकर मार देती है, जिसके बाद वो उसे मरा हुआ देखकर कहती है, अब देखती हूँ ये गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार कैसे करेगा। क्यों ना मैं एक काम करूँ, मैं इसी का रूप धारण करके इसके चाय पकौड़े के ढाबे को चलाऊं। चुड़ैल अपने आप को दुष्यंत के रूप में बदल देती है, जिसके बाद वो अगले दिन सुबह होते ही चाय पकौड़े की दुकान में पहुंच जाती है और सबसे पहले वो गरीबों के लिए चाय पकौड़े बनवाती है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, आज के बाद जब सुबह हमारी दुकान की शुरुआत होगी, सबसे पहले चाय पकौड़े बनकर गरीबों में बांटेंगे। चुड़ैल सभी वेटर से कहती है, ये निर्दयी दुष्यंत गरीबों के लिए इतना कैसे सोच रहा है? चलो इसने गरीबों के लिए सोचा तो सही, लेकिन काश ये हमारे लिए भी सोच लेता। हम गरीब भूखे प्यासे यहाँ दिन भर काम करते हैं, लेकिन इसे हम में से किसी की भी कोई परवाह नहीं है। चुड़ैल को वेटर के मन की बात सुनाई पड़ जाती है, जिसके बाद वो सबसे कहती है, एक बात और, तुम सभी यहाँ काम करते हो, जब भी तुम्हें भूख लगे या चाय पकौड़े खाने का मन हो तो तुम लोग भी बिना पैसों में खा सकते हो। ये सुनने के बाद सभी वेटर बहुत खुश हो जाते हैं, जिसके बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। चुड़ैल दुष्यंत का रूप लेकर चाय पकौड़े की दुकान चलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत का परिवार उसका अंतिम संस्कार कर रहा होता है। उसके अंतिम संस्कार के बाद दुष्यंत का मुनीम उसके चाय पकौड़े की दुकान की खैर खबर लेने पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो दुकान के बाहर खड़ा होकर दुष्यंत के जैसे ही दिखने वाले एक आदमी को उसकी दुकान में देखता है, तो वो अचंभित रह जाता है। अरे अरे, ये क्या? हमारी दुकान में तो कोई दुष्यंत का हमशक्ल बैठा है। लगता है दाल में कुछ काला है। ये सब मुझे दुष्यंत साहब जी के परिवार को बताना होगा। मुनीम तुरंत दुष्यंत के परिवार को जाकर दुष्यंत की चाय पकौड़े की दुकान के बारे में उन्हें सब बता देता है। अरे और तो और, वहाँ पर दुष्यंत के जैसा हूबहू दिखने वाला एक आदमी भी बैठा है। जल्दी कुछ करना पड़ेगा और इसे पुलिस के हवाले करना होगा। मुनीम की बात सुनकर दुष्यंत की पत्नी और उसका बेटा तुरंत पुलिस के साथ चाय पकौड़े के ढाबे पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दुष्यंत की पत्नी उसकी हमशक्ल को देखती है, वो उससे पूछती है, कौन हो तुम और तुम्हारी शक्ल मेरे पति दुष्यंत की तरह क्यों मिलती है? शारदा की ये बात सुनते ही चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। तभी चुड़ैल शारदा से कहती है, मैं शमशान घाट से निकली हुई एक चुड़ैल हूँ। मुझे वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी, इसीलिए मैं वहाँ से निकलकर तुम्हारी दुनिया में आ गई। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मैंने तुम्हारे पति को देखा। वो बहुत ज्यादा निर्दयी है और गरीबों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार भी करता है, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। चुड़ैल शारदा को उसके पति के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद शारदा और उसके बेटे विवेक को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। तभी शारदा चुड़ैल से कहती है, देखो मेरे पति जैसे भी थे, उन्होंने बहुत बुरा किया, जिसकी सजा तुमने उन्हें दे दी। लेकिन अब तुम यहाँ से चली जाओ और हाँ, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। इस चाय पकौड़े की दुकान में लोगों को चाय पकौड़े तभी मिलेंगे जब पकौड़े गरीब लोगों में बांटे जाएंगे। मैं तुम्हारी ही तरह गरीब लोगों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ हाँ, माँ बिल्कुल सही कहती है। तुम वापस अपनी दुनिया में चली जाओ। अब हम दोबारा किसी भी गरीब को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन याद रखना मैं कभी भी यहाँ पर आकर ये सब दोबारा से देख सकती हूँ।
अगर मुझे दोबारा ऐसा होता हुआ नजर आया तो मैं तुम दोनों को भी जान से मार दूंगी। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से अपनी दुनिया में लौट जाती है, जिसके बाद शारदा और विवेक चाय पकौड़े की दुकान को चलाने लगते हैं और गरीब लोगों का ध्यान रखते हैं। चुड़ैल का भूतिया अंडा और बच्चा। एक बड़ी ही भयानक चुड़ैल रात के अंधेरे में घनघोर जंगल के बीचों बीच बैठी हुई शैतानी हवन यज्ञ को अंजाम दे रही थी। कामिनी पिशाचिनी स्वरक्त सर्वनाशिनी भूत प्रेत मोहिनी शैतान की सुरागिनी, ए शैतानों के बादशाह अपनी इस चुड़ैल भक्त की पुकार सुनो। चुड़ैल की आंखों के एकदम सामने एक बरगद का बंजर पेड़ था। उस पेड़ से बंधी एक मुर्गी काफी तड़प में पंख फड़फड़ा रही थी और कुकड़ू कू की शोर मचा रही थी। मूर्ख मुर्गी, तेरी इस कुकड़ कू के शोर मेरे कानों में चुभ रहे हैं। अगर मुझे तुझसे मतलब ना साधना होता तो इसी वक्त तेरा चिकन तंदूरी बनाकर अपना पेट भर चुकी होती। चुड़ैल की आंखों से एक बिजली की लौ चमक उठती है जो मुर्गी के गले के कांकल को बांध देती है। फिर चुड़ैल शैतानी मंत्र पढ़ते हुए हवन कुंड में अपनी खून की आहुति देती है कि अचानक मौसम का रुख भयानक हो जाता है। पूरा जंगल बेडौल होकर हिलने डुलने लगता है। शैतान का साम्राज्य अमर रहे। पाताल को चीरते हुए एक राक्षस जंगल की जमीन पर कदम रखता है। तुम्हारी भक्ति से मैं पाताल देव अभिलाष बेहद प्रसन्न हो उठा हूँ। क्या मांग है तुम्हारी? मैं गर्भवती हूँ, मगर अब जो मैं एक चुड़ैल हूँ इस कारण मैं अपने बच्चे को अपने शरीर से जन्म नहीं दे सकती। महाराज, मैं अपने शिशु को जन्म देना चाहती हूँ ताकि मैं अपने भूतिया बच्चे से इस गांव में संग्राम मचा सकूं। ठीक है, अगर उसकी खातिर मुझे तुम्हारे और इस मुर्गी के बीच एक रक्त बंधन कायम करना होगा जिससे कि तुम्हारे भूतिया गर्भ के भीतर पल रहा अंश इस मुर्गी के गर्भाशय में अंडा बनकर जा बसेगा और जब वो अंडा परिपक्व होकर टूटेगा तो उस पल जलजले उठेंगे, सैलाब आएगा, क्योंकि उसके साथ आएगा इस दुनिया में तबाही, भूतिया बच्चा। मगर अगर मेरे भूतिया बच्चे का परिचय पता चल गया तो? इसका भी पुख्ता प्रबंध कर दूंगा। उस भूतिया बच्चे के 3 नेत्र होंगे जिसे ये मूर्ख मनुष्य उसे शिव का अंश समझ बैठेंगे और फिर एक एक इंसान उस भूतिया बच्चे के मुंह का कौर बनेगा। वो राक्षस अपने हाथ हवा में फैलाता है जिसके साथ चुड़ैल के गर्भ से निकलने वाली तेज चमक मुर्गी के भीतर जाकर समा जाती है। राक्षस उसी क्षण गायब हो जाता है। तभी मुर्गी एक विशाल बड़े अंडे को जन्म देती है जिसके भीतर से एक बच्चे की आवाज आती है। बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। आ जा मेरे लाल, अपनी चुड़ैल माँ की पुकार सुन, कोशिश कर, बाहर आ। विशाल अंडे में बसा भूतिया बच्चा ताबड़तोड़ तबाही मचाकर बाहर आता है। उस रात आसमान वीरान पड़ा था। उस भूतिया बच्चे के दानव से हाथ पैर, राक्षस से कान और 3 आंखें जिनके भीतर से खून टपक रहा था। तो आखिर खून ने खून को पुकार ही लिया। जा और अब अपने मकसद में कामयाब होकर ही लौटना। भूतिया बच्चा हाहाकार मचाते हुए मलमलिया गांव में प्रवेश करता है। खिड़कियों के खड़कने के तेज शोर से गहरी नींद में सो रही ममता की आंख खुल जाती है। हे भोलेनाथ, प्रकृति का ऐसा भयंकर मंजर जाने किस तूफान का पैगाम है। आज से पहले मलमलिया गांव में इतनी बड़ी तूफानी लहर कभी नहीं उठी। भूतिया बच्चा छलावे भरी आवाज में रोना शुरू करता है। अरे, इतनी जोर शोर से किसका बच्चा भी लग रहा है। वो जैसे ही फाटक खोलती है तो भूतिया बच्चा उसकी चौखट पर बैठा होता है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाती है मगर उसे कोई नहीं दिखता। वो झट से बच्चे को गोदी में उठाकर उसे सहलाती है। अरे, ये तो त्रिनेत्री बच्चा है। लगता है इसके आगे पीछे कोई नहीं है। वो बच्चे को अंदर लाकर अपने पति को जगाकर उसे सारी वारदात बताती है। अरे ममता, शायद इसी बच्चे के लिए ईश्वर ने आज तक हमें बेऔलाद रखा था। किसी को भी दूर दूर तक कोई खबर नहीं थी कि भूतिया बच्चा आगे क्या आतंक मचाने वाला था। सभी को यही लग रहा था कि ये बच्चा वरदानी है। आधी रात के 3 बजने को थे कि भूतिया बच्चा आंख खोलता है। मुझे जल्द से जल्द अपने मकसद को पूरा करना होगा। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। सबको मार डालूंगा। भूतिया बच्चा बंद दरवाजे से पारदर्शी होकर बबीता के घर में घुस जाता है।
बबीता का पति एक किसान था जो रात को खेतों की देखभाल के कारण घर से ओझल रहता था। इस मौके का फायदा उठाकर भूतिया बच्चा वहां आ धमकता है और उसके कान के पास रोने लगता है। बबीता झट से उठ खड़ी होती है। अरे ये अचानक आधी रात को बच्चे की किलकारी कहाँ गूंज रही है? तेरे बगल में बबीता। भूतिया बच्चे की डरावनी सूरत देखकर बबीता जोर से चीख पड़ती है, जिसे देख भूतिया बच्चा छत से चिपक जाता है। बचाओ! अरे गाँव वालों दौड़ो! क्यों बच्चे की जान लेने पर तुली है? तेरे चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। मैं भूखा हूँ। अरे भूखा है तो जाकर दूध पीना। आदमखोर, मेरी जान लेने पर क्यों उतारू हुआ है? मुझे तेरा गर्मा गर्म खून पीना है। अगले ही पल भूतिया बच्चा बबीता पर झपट पड़ता है और उसे मारकर उसका सारा खून चूस जाता है। कुछ पल बाद जाने किस जंगली जानवर ने बबीता को अपना आहार बनाया है। श्रीलखा का शक उसी भूतिया बच्चे पर पड़ता है, जिसके चलते उसकी आंखों से नींद उड़ जाती है। जाने क्यों इस बच्चे से मुझे शैतानी शक्तियों की बू आती है। इस बच्चे में कुछ तो ऐसा है जो एकदम अलग है। श्रीलखा खिड़की से ताक रही थी कि तभी भूतिया बच्चा भयानक अवतार में बाहर आता है। पूरा गांव नींद के आगोश में है। मुझे इस पल का फायदा उठाकर अगला शिकार खोजना होगा। जैसे ही भूतिया बच्चा आकाश की ओर ताकता है तो पंछी नीचे गिरते हैं। वो आदमखोर उन पक्षियों का मांस खाने लगता है। ये देख श्रीलखा चकाचौंध रह जाती है। पूरा गांव खतरे में है। मुझे इस भूतिया बच्चे का रहस्य सभी को बताना होगा। श्रीलखा दबे पांव घर से निकलने की कोशिश करती है कि भूतिया बच्चा उसे आगे से आ घेरता है। कहाँ जा रही है? मेरा सच सभी को बताने। अब देख मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। भूतिया बच्चा उसकी खोपड़ी उखाड़कर अपना पेट भर देता है और उसके कटे हुए शव को जमीन के बीचों बीच गाड़ देता है और सवेरा होने से पहले घर में आकर सो जाता है। अरे आखिर कौन है वो जो हर दिन हमारे गांव में लोगों की लाशें बिछा रहा है? गुजरते हर एक दिन के साथ मलमलिया गांव के एक इंसान की जान जा रही थी। वो धीरे धीरे गांव के निवासियों का शक की निगाह उस भूतिया बच्चे पर थी। बलबीर, ममता, गांव ये मानता है कि लोगों की रहस्यमयी मौत के पीछे तुम्हारे बच्चे का हाथ है। ये बच्चा हमारे गांव की खातिर श्राप है। रौनक भाई जी, आप यहाँ के प्रधान हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक बेजुबान बच्चे पर हत्या का आरोप लगाएं। और फिर एक दूधमुहा बच्चा किसी की जान कैसे ले सकता है? जिस किसी की भी मौत हुई है उन्हें शव के इर्द गिर्द एक नवजात बच्चे के कदमों के छाप मिले हैं। इस गांव में सैकड़ों बच्चे हैं। आप अकेले मेरे ही बच्चे पर लांछन क्यों लगा रहे हैं? अगर तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं तो चलो चंद्रशेखर तांत्रिक के पास। वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सभी झुंड बनाकर तांत्रिक के पास आते हैं। तांत्रिक अपनी सादी शक्तियों से भूतिया बच्चे को बंधक बना लेता है। इस भूतिया बच्चे का अस्तित्व मिटाना है। इसकी चुड़ैल माँ को यहाँ बुलाना पड़ेगा। खून खून की पुकार सुनकर यहाँ जरूर आएगा। उसी वक्त चुड़ैल वहाँ हाहाकार मचाती हुई आकर कहती है, छोड़ दो मेरे बच्चे को तांत्रिक, वरना तेरे डेरे को लहूलुहान कर दूंगी। धूर्त चुड़ैल, मैं तेरे इरादे जान चुका हूँ। तू अपने ही औलाद को प्यादा बनाकर उसके हाथ ही इंसानियत का नाश कर रही है, ताकि तू इस गांव पर अपना साम्राज्य स्थापित कर सके। हाँ, जो भी मेरे बीच आएगा मेरा भूतिया बच्चा उसे अपना कौर बना लेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आज तुझ आत्मा की परमात्मा की ज्वाला से कोई नहीं बचाएगा। जय शिव शंकर। तांत्रिक शातिरता से चुड़ैल पर शिव की भभूति का छिड़काव करता है, जिसके साथ चुड़ैल का अंश भूतिया बच्चा ज्वाला बनकर फूट जाता है और चुड़ैल की भी मौत हो जाती है। इस तरह शैतान पर भगवान की जीत होती है। शेफाली एक सांवले रंग की स्कूल टीचर थी जो बच्चों को पढ़ाया करती थी। हर क्लास की तरह उसकी क्लास में भी कुछ गोरे और काले बच्चे बैठा करते थे। हर रोज की तरह आज भी वो बच्चों की अटेंडेंस ले रही थी। ऋत्विक प्रेजेंट मैम। नंदिनी प्रेजेंट मैम। काव्या प्रेजेंट मैम। ओके, सारे बच्चों की अटेंडेंस हो गई है। अब मैं दोबारा किसी को नहीं लगाऊंगी। सारे बच्चे ध्यान से सुनो। जितने भी काले बच्चे हैं वो एक लाइन में बैठो और दूसरे गोरे बच्चे एक लाइन में बैठो। सारे बच्चे शेफाली की बात सुनकर हैरान थे। दोस्तों से बिछड़कर अपनी अपनी लाइन में मुंह बनाकर बैठ जाते हैं और खुसर पुसर करने लगते हैं। अरे तान्या, तुझे पता है क्या मैम ने हमें ऐसे क्यों बिठाया?
नहीं यार, कोई आइडिया नहीं है। अच्छा नंदिनी, तुझे पता है क्या मैम ने हमें ऐसे क्यों बिठाया है? कोई मीटिंग हुई है क्या? नहीं यार, मुझे भी नहीं पता। तेरे मॉनिटर होने का कोई फायदा नहीं है हमें। चापलूसी करके भी कुछ नहीं पता चलता। बैंगन कहीं की। कम बोल, बैंगन तू खुद ही होगी। जुबान संभाल। ओहो, मैं बैंगन नहीं हूँ, मशरूम की तरह सफेद हूँ, समझी तू? और तू है कल्लू माई, और तेरी वो मैडम। ये पीछे शोर क्यों हो रहा है? कौन कर रहा है शोर? खड़े हो जाओ। वो मैम, हम पढ़ाई का डिस्कस कर रहे थे कि आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे रिवाइज करने के लिए लंच में, है ना नंदिनी? हाँ मैम, हम रिवाइज के लिए ही बात कर रहे थे। तुम तो पढ़ंतु हो, लेकिन इन बच्चों से तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती। जब देखो शोर मचाते हैं। चलो बैठ जाओ और साइंस की बुक निकालो। ओके मैम। ये बोलने के बाद शेफाली बच्चों को अच्छे से पेड़ पौधों के चैप्टर के बारे में बता देती है और फिर ओरल टेस्ट लेना शुरू करती है। अच्छा बच्चों, तो मैंने आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया है। अब मुझे सवाल के जवाब दो। बताओ, आम जिस पर उगता है वो पेड़ होता है या पौधा? मैम, मुझे पता है, मैं बताऊं? हाँ बोलो। मैम, आम का पेड़ होता है। वेरी गुड काव्या। अगला क्वेश्चन ऋत्विक बताएगा। बताओ, किन किन पेड़ पौधों को पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती? वो मैम, आम के पेड़ को, नीम के पेड़ को और बरगद के पेड़ को पानी डालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बैठो। बताओ, क्या हर पेड़ पौधे की जड़ होती है? राहुल, तुम बताओ। नहीं मैम, हर पेड़ पौधे की जड़ नहीं होती। गलत जवाब। अभी अभी पढ़ाया था ना मैंने। आओ बाहर निकल कर आओ। मैम प्लीज आप मारना मत। राहुल काफी डर जाता है और शेफाली चुड़ैल रूप में आकर उसे 3-4 चांटे मारती है। जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी तब तुम कहाँ थे? हाँ, क्यों नहीं बताया सही से आंसर? अब पिटो। चुड़ैल मैम मत मारो, अब पढ़ कर आऊंगा। ये तो चुड़ैल मैम है। क्लास के सभी बच्चे शेफाली का चुड़ैल का रूप देखकर बेहद डर जाते हैं। शेफाली चुड़ैल बच्चों से क्वेश्चन आंसर करना जारी रखती है। वो सबसे ज्यादा सवाल जवाब गोरे बच्चों से कर रही थी। चाहे गोरे बच्चे सवाल का सही जवाब ही क्यों न दे रहे हो, वो तब भी उन्हें ही टॉर्चर करती है। आगे से मेरी क्लास में कोई पढ़कर नहीं आया तो उसे मैं बहुत मारूंगी, सबसे ज्यादा गोरे बच्चों को। तुमसे तो मुझे खास नफरत है, इसीलिए तुम सारे बच के रहना, और अगर किसी को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, खा जाऊंगी तुम सबको। ये बोलते ही चुड़ैल पहले जैसी बन जाती है। तभी लंच ब्रेक हो जाता है, जिसमें बच्चे रोते हुए कहते हैं, वो मैम कितनी गंदी है, और वो चुड़ैल भी है, वो हमें खा जाएंगी, मुझे नहीं रहना इस स्कूल में। यार तू अकेला नहीं है, तेरे साथ साथ मैम ने हमको भी मारा। उन्होंने पहले काले और गोरे बच्चों को अलग किया, फिर उनसे सवाल पूछकर गोरे बच्चों को बहुत मारा। मैं तो कल स्कूल ही नहीं आऊंगा। हाँ, मैं भी नहीं आऊंगी। मैम ने काले बच्चों को कुछ नहीं कहा, सवाल गलत देने पर भी हम पिटे, लेकिन ये काले बच्चे काव्या, नंदिनी गलत जवाब पर भी चुपचाप बैठे रहे और उनसे सवाल भी ज्यादा नहीं किया। तुम दोनों रो मत, चुप होकर लंच कर लो, फिर से आ जाएंगे नहीं तो। इस तरह तीनों लंच कर लेते हैं। ऐसे ही चुड़ैल रोज आती, गोरे बच्चों को ही डांटती और मारती थी। काले स्टूडेंट्स को वो कुछ नहीं कहती थी, उन्हें प्यार से पढ़ाती थी। एक दिन डर कर गोरे बच्चे स्कूल नहीं आए तो शेफाली डरा कर उन्हें स्कूल ले आती है, फिर मारती है। छुट्टी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, अगर मुझसे चालाकी करी तो इसी तरह मारूंगी। नहीं मैम, नहीं, आपसे छुट्टी नहीं करेंगे। अगले दिन राहुल की माँ उसे स्कूल के लिए तैयार करती है तो राहुल रजाई में छुपकर रोते हुए कहता है, माँ मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मुझे नहीं जाना। वो चुड़ैल मारती है, बहुत मारती है, वो हम बच्चों को बहुत मारती है। वो सबसे ज्यादा जो गोरा होता है उसी को मारती है। अरे बेटा, मैम को ऐसी चुड़ैल नहीं कहते। पढ़ाई नहीं करोगे तो मार तो पड़ेगी ही, हमें भी पड़ती थी।
नहीं माँ, नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। वो सच में टीचर नहीं है, वो चुड़ैल बन जाती है हमें पढ़ाते पढ़ाते। ये देखो हाथ पैर पर उसने कैसे मारा। बेटी के हाथ पर नाखून के निशान देखकर गायत्री भी सोच में पड़ जाती है और सच का पता लगाने स्कूल जाती है। गायत्री स्टाफ रूम की ओर पहुंचती है तो उसे वहां एक चुड़ैल को मांस खाता हुआ देख लेती है। फिर वो शेफाली बनकर कहती है, अरे वाह, आज तो मुर्गा पकड़कर जो चिकन खाया है ना, मजा ही आ गया। अच्छा हुआ जो मुझे उड़ता उड़ता यही दिख गया और मैंने झपट लिया। हाय राम, इसका मतलब मेरा बेटा सही कह रहा था। यही चुड़ैल है जो बच्चों को मारती है। और आखिर क्यों? चुड़ैल का अंत करने के लिए अघोरी बाबा के पास जाना ही होगा। गायत्री जल्दी से अघोरी के पास जाकर सब बता देती है। उसका अंत करने के लिए अघोरी उसी क्लास स्कूल में मंत्र पढ़कर चुड़ैल को एक घेरे में आमंत्रित करता है। ना चाहते हुए भी चुड़ैल उस घेरे में बंद हो जाती है। कौन है? किसने किया है ये मेरे साथ? मार डालूंगी उसे। काली चुड़ैल, मैंने किया है तुझे यहाँ बंद। बता, बच्चों के साथ भेदभाव क्यों करती है? गोरे बच्चों को मारती है और काले को नहीं। एक अच्छा टीचर वही होता है जो निष्पक्षता के साथ बच्चों को पढ़ाए। कौड़ी का 3rd क्लास अघोरी, टीचर मैं हूं ना कि तू, जो तेरे को जवाब दूं मैं। बताना तो पड़ेगा तुझे हर हालत में। ये कहते ही अघोरी चुड़ैल पर अपना अभिमंत्रित भस्म फेंकता है, जिसके बाद वो बोलती है, बताती हूँ। वो 3 महीने पहले की बात है। स्कूल में मैं बच्चों को बड़े लगन से पढ़ाती थी। मेरे रंग की वजह से मुझे क्लास के बच्चे भी काले मिले, लेकिन मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ऐसे ही एक दिन स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन था। प्राइज ये था कि जिस क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा ड्राइंग अच्छी बनाएंगे उस पूरी क्लास को प्राइज मिलेगा। तो अपनी क्लास को मैंने बोला, बच्चों, अगर तुम अपनी क्लास को विनर लाना चाहते हो तो सभी बच्चे एनवायरनमेंट रिलेटेड ही पेड़ पौधे ऐसी चीजें बनाना, और फिर तो स्लोगन भी ऐड करना। इससे हमारे बहुत चांसेस हैं जीतने के। ओके मैम। ओके मैम। शेफाली के बच्चे उसकी बात सुनकर पेड़ पौधे, फ्लावर ये सब बनाते हैं। वहीं गोरे बच्चे की क्लास टीवी, फोन, फ्रिज, सीनरी ये सब बनाते हैं, जिसमें ज्यादा कुछ खास नहीं होता। शेफाली क्लास जीतने वाली होती है। गोरी क्लास के बच्चे उनके काले बच्चों की ड्राइंग को खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट प्राइज गोरे बच्चों को मिल जाता है और वो फर्स्ट आते आते लास्ट आते हैं। शेफाली को इस बात से बहुत बुरा लगता है। स्कूल में टीचर टोंट मारती है। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाकर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद वो चुड़ैल बन जाती है। उस दिन मेरे और मेरे बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई, इसीलिए मैं गोरे बच्चों को मारती हूँ, उन्हें पनिश करती हूँ, काले बच्चों को कुछ नहीं कहती। तुमने छोटे बच्चों के साथ भेदभाव करके बहुत बुरा किया। इसका उन पर क्या असर पड़ा होगा? कभी टीचर से पढ़ेंगे नहीं तुम्हारी छवि के कारण, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अघोरी इतना कहकर उसे अपने मंत्रों के जाल से बोतल में कैद कर लेता है और समुद्र में फेंक देता है, जिसके बाद वो फिर कभी लौट नहीं पाती।